What are emotions? मैं एक औरत हूँ तो मुझे ये फील करना है एंड मैं मर्द हूँ तो मुझे ये फील करना है। ऐसे काम नहीं करता अपना दिमाग, अपना शरीर। इंसान के लिए रोना कितना ज़रूरी है? अरे बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी इमोशन अगर दबा के रखोगे तो बाहर तो आएगा ही। वी हैव टू स्टॉप सीइंग मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ अलग अलग। इट्स हेल्थ, दिमाग बॉडी का ही पार्ट है। जो भी होता है एक सिस्टम में होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे इंसान बनो, हमें ये सिखाते हैं रादर कि कैसे इंसान दिखो। वी हैव हर्ड दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। आई एम सॉरी टू से, पर ये फालतू बात है। दिमाग ही सोचता है, दिल का काम सोचना नहीं है। फ्रेंड समझो कहने पे फ्रेंड नहीं मानते बच्चे, फ्रेंड फील करने पे फ्रेंड मानते। कोई बाई चॉइस डिप्रेस्ड नहीं होता, किसी को मुंह चढ़ा के बैठने की का शौक नहीं है। रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, ब्रेकअप भी हर्ट करता ही है। आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द डिवोर्स, वो मूव ऑन कैसे हो सकता है? मूव ऑन मतलब मैं फटाफट दूसरे इंसान के पास चली जाऊं। दैट्स नॉट मूव ऑन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप? इट्स नॉट योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू हैप्पी, इट्स योर ओन। आपकी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूर है कि वो आपको दुख ना दे। टेल मी, डू आई नीड थेरेपी? Therapy, I would say everybody needs. Every therapist needs therapy. Every psychiatrist needs therapy. अभी का जो जनरेशन है, if they want to talk about mental health issues, they are open about it. Parents के जनरेशन में they used to take it as a mental illness. It is, I would say, an illness. आज के एपिसोड पे हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर सार्थक दवे, who is a psychologist who is on a mission to improve the mental well-being of the country. Studies कहते हैं कि mental health of youngsters has been declining from the year 2020 onwards. I think it's time to stop hitting that snooze button on mental health and find a real fix. डॉक्टर सार्थक दवे के साथ हमने बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशंस किए हैं विच माइट इवन कॉज एन इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द पीपल आउट देयर हु आर फाइटिंग द ओन मेंटल बैटल्स. सो आई रिक्वेस्ट यू एपिसोड को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना. वॉट आर इमोशंस, और हर एक इंसान को अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस या कैसे एक्सपीरियंस करने चाहिए. बिकॉज अक्सर देखा है कि लड़कों को बोला जाता है अपने इमोशंस छुपाने के लिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड द मैस्कुलिन थिंग टू डू. बोलते हैं लोग कि यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट बी सैड, राइट? बट देन हाउ टू एक्सप्रेस इट? सी, सबसे पहले ये समझना है कि इमोशंस एक नॉर्मल चीज़ है. ओके. हमें जो फील होता है on the basis of things that happen with us. मेरे साथ कुछ चीज़ अच्छी हुई, मेरे साथ कुछ चीज़ बुरी हुई, रिएक्शन आया, अंदर जो फीलिंग आई, या इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से अंदर कुछ अलग थॉट आया, अंदर कुछ अलग लेट्स से बीमारी हुई, उसकी वजह से जो रिएक्शन देता है दिमाग, उसको इमोशंस कहते हैं. अब वो स्पॉन्टेनियस चीज़ है. ओके. ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये इमोशन मुझे आज फील करना है. एंड ये भगवान ने या जिसने भी हमें दिया है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर दिया है. बुरा होने पे बुरा फील होगा, खराब बहुत बुरा होने पे गुस्सा आ सकता है, रोना आ सकता है, खुशी हो सकती है, एंड ये अपने आप होता है. Okay. तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या फील करना है डिपेंडिंग, क्योंकि मैं आई एम अ मेल बिकॉज मैं एक मर्द हूँ, एंड या फिर मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक औरत हूँ तो मुझे ये फील करना है, एंड मैं मर्द हूँ तो मुझे ये फील करना है. ऐसे काम नहीं करता अपना दिमाग, अपना शरीर. राइट. अब जो फील हो रहा है उसको रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना. राइट. हम ऐसे थोड़ी मान सकते नहीं यार मैं मर्द हूँ, मुझे 5 उंगलियां नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए. इट्स नॉट दैट. तो वैसे ही इमोशनली, मेंटली एक नॉर्मल चीज़ है अपने इमोशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. एंड जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करो वो यार इंडिविजुअल डिसीजन है ना. राइट. मुझे गुस्सा आया, मुझे नहीं दिखाना, या मुझे रोना आया, मुझे रोना है, या फिर मुझे खुशी हुई, मुझे हंसना है. तो अपने लिए अच्छे इमोशंस या बुरे इमोशंस है, इंसान के लिए, दिमाग के लिए तो सारे इमोशंस में आते हैं. राइट. सब कुछ, गुस्सा, खुशी, दुख, सब कुछ इमोशंस ही है. तो ऐसा क्यों कि भाई चलो मर्द है तो वो हंस सकते हैं, रो नहीं सकते, एंड फीमेल्स है तो वो रो सकती है, उनको लोग जज नहीं करेंगे. मर्द है तो रोएंगे तो जज करेंगे. ये क्यों? ये जेंडर नेचर ने, प्रकृति ने हमें नहीं दिया है. अगर तो हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सो जो भी फील हो रहा है उसको रिस्पेक्ट करके उसको एक्सप्रेस करो जैसे भी करना है, इन अ वे कि आप किसी को नुकसान ना करो एंड खुद को नुकसान ना करो. बट जस्ट बिकॉज कुछ लोग या समाज या सोसाइटी हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करने पे जज करेंगी, हमें वो कंट्रोल तो नहीं करना चाहिए.
बट देन डू यू ऑल्सो थिंक दैट सोसाइटी ने ये काफ़ी सबके दिमाग में बिठा के रखा है दैट एज आई सेड कि लड़के ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रोना हो या इफ़ दे आर फीलिंग सैड तो एक कमरे में लॉक कर देंगे एंड देन वहाँ पे वो लोग रोएंगे, बट घर वालों के सामने या दोस्तों के सामने दे विल बी लाइक नहीं, आई विल नेवर, आई डोंट क्राई, आई मीन रोता कौन है, मैं लड़का हूँ। तो कहीं ना कहीं पे ये सोसाइटी ने एक दिमाग में बिठा के रखा है एंड हियर ऑल्सो दोस्त लोग या फैमिली ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, बिकॉज घर पे भी इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फैमिली, फ्रॉम अ हाउस ओनली कि जैसे भाई और बहन है तो लड़की सेंसिटिव हो सकती है, लड़की रो सकती है, लड़की को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकता, वैसे लड़का अगर रोएगा अरे तू लड़का है तू कैसे रो सकता है, राइट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो वो कहीं ना कहीं पे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। अरे खतरनाक कंडीशनिंग हुई है, मतलब बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको नहीं पता होता है कि वो लड़का है या लड़की है, राइट। उसको किस तरीके से बिहेव करना है वो एक्सप्रेस करता है। कुछ साल तक दोनों रोते ही है, कुछ भी चाहिए कुछ भी नहीं मिला दोनों रोते ही है, फिर दिमाग में डाला जाता है भाई तू लड़का है तू रोना बंद कर, हाँ तुम लड़की हो तुम रो सकती हो, राइट। मूवीज़ देख लो, लेट्स से कोई डेथ हुई है, ऐसा कोई सीन है तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में ऐसे दिखाया जाएगा कि फीमेल्स एक साइड बैठी है एंड मेल्स एक साइड बैठे हैं, रोना धोना जो है वो फीमेल्स की साइड हो रहा है। ट्रू। यहाँ पे लोग चुप बैठे हैं, ये लोग नहीं रो सकते। सो इतना डीप कंडीशनिंग हो गया है। दोस्तों के बीच में अगर मैं रोने बैठूँ तो यार तू यार क्या यार रोते थोड़ी है, उसमें क्या है यार। एंड फीमेल्स लड़कियां अगर रो रही है अपने फ्रेंड्स के बीच में इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल्स या फीमेल्स, उनको सपोर्ट किया जाएगा, विच इज़ ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भाई हाँ रो रहे हैं तो सपोर्ट करना ही चाहिए, पर भाई वो रो रहा है तो उसको जज क्यों कर रहे हो। ट्रू। एंड एनकरेज मत करो, डिस्करेज तो मत करो, राइट। उसको उस तरीके से अपना दुख एक्सप्रेस करना है, वो नहीं सह पा रहा है तो उसमें वो बुरा, वीक, लेस ऑफ अ मैन नहीं हो जाता। आई वुड से एक्सप्रेस करना without feeling scared of people around you in a way that it does not harm anyone around you is a very very strong trait. It shows कि आप एक strong इंसान हो। मैं अपने इमोशन से नहीं डर रहा हूँ, मैं अपने इमोशन से embarrassed नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ आई डोंट केयर, ये मेरे इमोशंस हैं एंड आई एम्ब्रेस देम, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मुझे इससे भागना, शर्माना, छुपाना नहीं है। दिस इज़ हु आई एम। टेल मी, इंसान के लिए रोना कितना ज़रूरी है? अरे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरी इट्स नॉट लाइक अ लाइफ का इवेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं रोगे तो मर जाओगे। हाँ। पर नॉर्मल चीज़ है ना यार, भूख लगी है तो खा लो, खाते हो, बाथरूम लगी है तो जाके आते हो, हंसी आ रही है, कॉमेडी हो रही है तो हंस लेते हो। राइट। सिमिलरली एक इमोशन है, उसको रिस्पेक्ट करो, बिकॉज आपको नहीं पसंद या समाज ने बोला हुआ इसलिए उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर लो, ये गलत है। सेकंड, कोई भी इमोशन अगर दबा के रखोगे तो बाहर तो आएगा ही, इस तरीके से नहीं आएगा, रो के नहीं आएगा, किसी और तरीके से आएगा। Got it. मैंने अपना दुख, ऑफिस में मुझे किसी ने डांटा, मुझे किसी ने इंसल्ट किया, मैं नहीं रोया, मैं घर आके मेरा उसको गुस्से में कन्वर्ट करके किसी और के ऊपर निकाला। मैंने शायद वो नहीं किया तो मैंने खुद को हार्म किया, मैंने शायद वो नहीं किया तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मल्टीपल टाइम्स ऐसे कंटिन्यू रहा तो इवेंचुअली मेरी बॉडी की सिस्टम नुकसान होने लगेगी कि भाई ये तो मैं इसको बाहर निकालने के लिए जो दे रहा हूँ ये तो अंदर ही रख रहा है। Right. अभी इसका मैं क्या करूँ? तो चलो इधर मैं ब्लड प्रेशर थोड़ा डैमेज करता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ डैमेज करता हूँ, चलो मैं थोड़ा वजन इसका कम करता हूँ, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ख़राब करता हूँ, चलो हेडेक्स दे देता हूँ। तो नहीं निकालोगे तो नुकसान तो होना ही है। Got it. So all this are related to our emotions? Absolutely. Okay. Absolutely. I mean, we have to stop seeing mental health and physical health अलग अलग. It's health. Right. दिमाग बॉडी का ही पार्ट है. True. जो भी होता है एक सिस्टम में होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हार्ट डैमेज होता है तब किडनी भी डैमेज हो सकती है, लिवर भी डैमेज हो सकता है, दिमाग भी डैमेज हो सकता है. उसी तरीके से दिमाग जब डैमेज होता है तब हार्ट, किडनी, लिवर, ब्लड, स्किन, बहुत सारे चीज़ें डैमेज हो सकती है. सब सिंक में काम करते हैं. तो अगर एक चीज़ आप नहीं ट्रीट करोगे, ठीक करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, निकालोगे तो बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट होनी है, क्योंकि एक टीम है सब. Got it. Tell me, how can anyone develop the awareness of their own emotions?
सी अवेयर आई वुड से, एंड आई माइट बी रॉन्ग हियर, कि होते ही हैं हम. Okay. ये हमें धीरे धीरे सिखाया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो. सो अवेयरनेस डेवलप होने से ज़्यादा विथ एज, विथ सोसाइटल कंडीशनिंग, हम अनअवेयर होते जाते हैं. वरना तो बचपन में बिंदास आके रो लिया, गुस्सा निकाल लिया, खुशी से हंस लिया. ये तो धीरे धीरे, नहीं ऐसे जोर से नहीं हंसते, नहीं ऐसे नहीं रोते, ऐसे ऐसे करने, नहीं इस तरीके से नहीं बात करते, थिंग्स लाइक दैट. दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है. हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे इंसान बनो, हमें ये सिखाते हैं रादर कि कैसे इंसान दिखो. तो दिखाना बहुत ज़रूरी है यार. Tell me, why do people sometimes feel conflicting emotions at same time? Is it like normal to feel two emotions at a time? जैसे if it's a first day of a job, then हम excited भी हो जाते हैं, but at the same time we are nervous also. So what's your take on that? See, I love our mind, our brain. उसकी जो काम करने की, सोचने की कैपेसिटी है ना, ट्रेमेंडस. वो प्रेजेंट में भी रह सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है, सोच सकता है, अज्यूम कर सकता है, एंड पास्ट के बारे में भी सोच सकता है. Okay. सो मेरे साथ, मुझे आज तक जॉब नहीं मिली, उसका दुख भी है. पहली जॉब मिली एंड पहला दिन है, उसका सुकून, उसकी खुशी भी है. एंड शायद इसमें कुछ आड़ा टेढ़ा हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो सकता है, उसका टेंशन भी है. Right. पहली जॉब है या फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस में आया हूँ, आई रियली होप मैं कुछ ऐसा वैसा ना कर दूँ जिससे ये अपॉर्चुनिटी डैमेज हो जाए, चली जाए, नुकसान हो जाए. ये सब हम एक साथ देख सकते हैं. इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड इसीलिए माने जाते हैं बिकॉज वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स एक साथ देख, सोच, फील कर सकते हैं. सो उसकी वजह से हमें मल्टीपल इमोशंस एक साथ फील होंगे ही. सेकेंड, एक होता है कॉन्शियस दिमाग, एक होता है अनकॉन्शियस दिमाग. मुझे पता है कि शायद मेरी जॉब जाने वाली है, Okay. तो उसका मुझे पता है, पर मैंने अनकॉन्शियस दिमाग को पता है, पर कॉन्शियसली नहीं, मैं डिनाइल में रहना चाहूँगा. तो मुझे अभी खुश रहना है. तो तुम अपने हिसाब से मत सोचो, जब होगा तब देखा जाएगा. Okay. सो द कॉन्शियस माइंड wants to feel good या फाइन या हैप्पी, एंड द अनकॉन्शियस माइंड सीज द रियलिटी कि शायद जा सकती है, रिस्क है, यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो उसका टेंशन भी है. तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है, रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल ज़्यादा सही रहेगा. मुझे फील हो रहा है, मेरे अनकॉन्शियस दिमाग को फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है यार, सही नहीं चल रहा है, ये थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, ये उससे कुछ ज़्यादा बात कर रहा है, ये घर पे बता नहीं रहा है. Okay. ये अनकॉन्शियस माइंड महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ यार सच में है, पर कॉन्शियसली नहीं, उसने मुझे आज गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट किया ना, तो मैं ये सच मानना चाहता हूँ. सो द फियर एंड द होप, अनकॉन्शियस माइंड का डर, Yeah. रियलिटी महसूस होने का, एंड कॉन्शियस माइंड का होप कि नहीं यार इसकी वजह से मैं आशावादी अभी भी रहूँगा. वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे एक दूसरे के साथ. जब वो सिंक में होते हैं ना, तब हम सुकून में होते हैं, कोई एक इमोशन फील होता है. जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब मल्टीपल इमोशंस फील हो सकते हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी भी हो सकती है. Okay. और वहीं से ओवर थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है. Right. You know, we have heard people saying that दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो. If you have to take any decisions, think logically rather than emotionally. Is that really matters? आई मीन, आई एम सॉरी टू से, पर ये फालतू बात है, बिकॉज दिमाग ही सोचता है, Right. दिल का काम सोचना नहीं है. बट बाय दैट व्हाट दे मीन इज कि लॉजिकली सोचो मतलब दिमाग से सोचो, इमोशनली सोचो मतलब दिल से सोचो. अब हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें सारे एस्पेक्ट देखेंगे. बहुत सारे लोग, एंड आजकल मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि पीपल आर एनकरेजिंग कि घर मत लो, रेंट करो. या इट्स वो एक वाइज डिसीजन नहीं है, लॉजिकली एक फाइनेंशियली नॉट अ साउंड डिसीजन. पर वहाँ पे वो इमोशनल सोचने का, इमोशनल पार्ट का वो कंसिडर कर ही नहीं रहे. Got it. जो हम वी कैन नॉट डू इट. वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर इमोशंस है. Right. तो हमें एक चीज़, एक इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा. वो गाड़ी हो, घर हो, इंसान हो, कुछ भी हो. सो हम जो भी डिसीजन लेंगे दोनों सेटिस्फाई हो उस तरीके से ही लेंगे.
ओके एंड उस तरीके से ही लेना चाहिए. प्रॉब्लम ये तब आता है जब हमें एक चीज़ करनी है, दोनों में से एक चीज़ करनी है. मतलब कुछ ऐसा जिसमें दोनों करेंगे तो नुकसान ही होगा, पर कौन सा कम नुकसान है, या फिर दोनों करेंगे तो फ़ायदा ही होगा. तो जिसमें कम ज़्यादा फ़ायदा है वो करेंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है. सो ये दिल और दिमाग वाला, लॉजिक और इमोशन वाला, नॉर्मली सारे डिसीजंस दोनों चीज़ सेटिस्फाई होने पे ही लेने चाहिए, लेते हैं हम लोग. पर जब कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं तब लॉजिक या इमोशंस, किस में कम नुकसान है या किस में ज़्यादा फायदा है, उस हिसाब से हम करते हैं. काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है. हाँ. Let's talk about parent and child relationship because no parent wants to ruin the relationship with the child, right? So what are the boundaries that every parent need to set, or maybe they need to follow wherever or whenever a child needs space? See, boundaries changes depending on age. Right. अभी 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसमें बाउंड्री रखने की ज़रूरत नहीं है. बाउंड्रीज तब रखनी है जब आपको लगे कि बच्चा अब एक लेवल का मैच्योरिटी क्रॉस कर चुका है, एंड वो देखना पड़ेगा आपको कि हाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, हो गया है. उसके बाद कुछ एज हुई, थोड़ी मैच्योरिटी और आई, 7-8 साल 9 साल. अभी तो मोबाइल्स बहुत जल्दी आ जाते, सो दे आर एक्सपोज्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सेक्शुअल हेल्थ, इंक्लूडिंग पॉर्न या कुछ भी. अब खुद आपको शर्म आ रही है या आपको एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि नहीं बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करते, ओके नहीं करते, पर आप नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं से तो जान ही लेंगे. वो एक्सपोज होने ही वाला है. सो इट इज़ बेटर कि आप उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो, आप उनको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, सेफ फिजिकल चीज़ें सब सिखाओ. वो आप नहीं सिखाओगे तो वो गलत सीख के आएंगे, फिर गलत इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी लाइफ ख़राब होगी. राइट. उनकी, किसी और की, मल्टीपल थिंग्स. और ग्रो होने पे उनको ये दिखाओ कि उनको रियलिटी दिखाओ. चलो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आपको इसमें इतना मज़ा आ रहा है, इसके ये फ़ायदे, इसका ये फ्यूचर है, ये है, इसका ये फ़ायदे, ये फ्यूचर है, एंड ये तीसरा ऑप्शन है. आप बोलो आपको क्या चूज़ करना है. मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया था इसलिए मैं चाहता हूँ तुम क्रिकेट खेलो. तो आप ये उनको आज़ादी तो नहीं दे रहे हो. आपको भले इतना लगे कि आज़ादी दे रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने पे मजबूर किया, आप अभी उनको क्रिकेट खेलने पे फोर्स कर रहे हो. यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट योर पेरेंट्स डिड. तो वो भी नहीं करना है. एक टाइम पे आने के बाद एक बाउंड्री रखनी है कि भाई मैंने अभी उनको सिखाया है, अब उनका टाइम है परफॉर्म करने का, दुनिया में जाके देखने का, जीतने का, लड़ने का, हारने का. उनके लिए मैं हूँ, पर अगेन नहीं तुम मुझे बताओ, तुम्हें भले कंफर्टेबल फील ना हो मुझे मेरे साथ चीज़ें शेयर करने पे, मुझे ही बताओ. तुम मुझे फ्रेंड मानो. अरे भाई वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तुम्हारे साथ फ्रेंड वाली, तुम मुझे डांटते रहते तो फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं आएगी. फ्रेंड समझो कहने पे फ्रेंड नहीं मानते बच्चे, फ्रेंड फील करने पे फ्रेंड मानते, तो शायद शेयर करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हमें ये सीखनी चाहिए कि कुछ टाइम बाद, 15-16 साल सब्जेक्टिव है बाद, एक वो अलग इंडिविजुअल इंसान है जिसने अब अपने एक्सपीरियंसेस से अपने परसेप्शन बनाए हैं. दे हैव हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देयर फादर. उसके बाद आप उनको बोलोगे कि तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं, तो वो डाउट करेंगे कि कहाँ यार अच्छे तो है, अच्छा तो सब हुआ है, कहाँ कुछ, मैं तो कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है. ठीक है आप बोल रहे हो, मैं मान लेती हूँ, पर ही इज़ गुड. तो ये रिस्पेक्ट करना है. वो अगर बोलते कि नहीं पापा मुझे साइंस नहीं लेना है, नहीं यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, तो उनके एक्सपीरियंस का हमें रिस्पेक्ट करके कंसिडर तो करना चाहिए कि हाँ यार शायद सही हो सकता है, क्योंकि वो इसमें काफ़ी रिसर्च उसने किया है. नहीं यार मामा ये आप बोल रहे हो ठीक है अलग कास्ट का है, पर मुझे लड़का पसंद है, सही है, तो आप आउट ऑफ एरोगेंस कि नहीं हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमने दुनिया देखी है, हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, तो ये आप स्टूपिडिटी कर रहे हो. कि बच्चा अभी 22, 23, 25, 27 साल का हो गया है एंड आप उनको बोल रहे हो कि नहीं आपका एक्सपीरियंस मायने ही नहीं रखता, एंड हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो दैट्स अगेन स्टूपिडिटी. तो बाउंड्रीज रखनी भी है और उनका रिस्पेक्ट भी करना है. राइट. बट ये जो बाउंड्रीज रखनी है वो कौन से एज से पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? जैसे कोई भी न्यूबॉर्न बेबी हो, या वो जब तक वो नर्सरी या जैसे भी
किंडरगार्टन पे नहीं जाता, तो तब तक तो दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, राइट? उसके बाद मे बी दे कैन सेट अ बाउंड्रीज दैट ओके, दैट पर्सन, दैट माई चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल. ना उसका जो डिसीजन है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज डिसीजंस, राइट? सो ये कब से लोग फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं? सी सब्जेक्टिव है, हर बच्चा अलग अलग एज पे अलग अलग लेवल की मैच्योरिटी अटेन करता है. या पर वो आप एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा. उनको छोटे छोटे काम दिए, उनको महीने के 500 रुपये दिए, वो किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग वो कैसे कर रहा है, उस हिसाब से हम उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जब 20,000 कमाएगा तब वो कैसे करेगा. अभी पता है 500 रुपये उसने बहुत बढ़िया से किए थे, पर जब 20,000 आ रहे हैं तब नहीं मैं ही करूँगा, तो उसको अजीब लगेगा. सो ये हमें देखना है कि हमारा बच्चा ग्रो हो रहा है, हमारे बच्चे ने सीखा है, अब्जॉर्ब किया है, एंड दुनिया में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर हिज और हर एज, मच बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो कॉन्फिडेंस रखना है. अभी ऑफकोर्स आपको 50 साल की उम्र में आपके 20 साल के बच्चे से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद पता चलेगा, पर उसको 20 साल में जितना पता है उतना आपको शायद 20 साल में पता था कि नहीं, वो कंपेयर करना है. और अगर ज़्यादा पता है उनको, तो उनको रिस्पेक्ट भी करना है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आपसे उनको मिलेगा ना, तो वो आपसे डिटैच नहीं होगा. गॉट इट. आप ज़्यादा मुझे पता है, मैं पेरेंट हूँ, मैंने समाज देखा है, मैंने दुनिया देखी है करके एरोगेंटली उनको हर बात में पुश डाउन करते रहोगे, डिस्करेज करते रहोगे, तो वो बोलेगा यार क्या यार, मैं कुछ भी करूँ. You know, we have seen that there are parents who are more overprotective towards the child, कि you know अकेले नहीं भेजते उनको कहीं पे, अगर भेजा तो 10 times they'll do a call just to see कि यार खाना खाया कि नहीं, कैसा है, क्या है, just 10 बार दिन में कॉल हो जाता है. सो वो काफ़ी overprotective हो जाता है. बट टेल मी, ये लॉन्ग रन के लिए चाइल्ड पे इम्पैक्ट करता है? हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मुझे ऐसा लगा, तो मुझे दुनिया जीतने का, दुनिया में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. मुझे तो डाउट रहेगा, आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ येट, अभी भी मैं इतना सही नहीं हूँ. या अगर मेरे पेरेंट्स अपनी इनसिक्योरिटी मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है मैं पिछले एक साल में जितनी भी बार बाहर गया हूँ, मैं 5 बजे गया, 8 बजे बोला था वापस आने को, मैं 8 बजे वापस आ गया. एवरी सिंगल टाइम मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, सब मेरी तारीफ़ करते हैं. फिर भी अगर ये हो रहा है तो इवेंचुअली मैं अपने पेरेंट्स पे फ्रस्ट्रेट होऊंगा, ये क्या कर रहे हो यार. कोई किसी के पेरेंट्स कांटेक्ट नहीं कर रहे, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, फिर भी आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो. आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, या फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ है, अज्यूम किया हुआ है, मैं उनके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहूं, तो वो डिटैच होंगे आपसे. कि मुझे करने दो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे देखना है मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड मैं करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एक एक स्टेप पे अगर उनको फील हुआ कि आप हो उनके साथ, सिर्फ फील हुआ, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे तो भी फील हुआ ना, तो वो जीत पाएगा, आगे जा पाएगा, लेवल अप हो पाएगा. आप वहाँ पे उनको परेशान करते रहोगे किसी भी तरीके से, बार बार कॉल करने पे या डिस्करेज करके, कैसे भी करके, तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए ना, लेवल अप होना चाहिए ना, वो नहीं होगा. गॉट इट. बट ये दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, मतलब ये छोटे बच्चों में नहीं देखा, हमने बड़ों में भी देखा है कि यू नो भले वो लड़का या लड़की 25 ईयर ओल्ड हो, 30 ईयर ओल्ड हो, फिर भी अकेले नहीं जाने देगा, या कहीं ऑफिस में भी गए तो 10 बार कॉल करना कि कैसा है, खाना खाया कि नहीं. सो वो भी इम्पैक्ट होता ही होगा. कुछ साल बाद एक मेच्योरिटी आ जाती है, राइट. एक लेवल का दिमाग, एक लेवल का परसेप्शन डेवलप हो जाता है. वहाँ पे हम थोड़े इम्यून हो जाते हैं, वहाँ पे अब नुकसान नहीं होता है. ओके. पर वहाँ पे फिर आई वुड से कि वो पेरेंट्स की ज़रूरत है. शायद वो इतना डरे हुए हैं, या फिर वो इतना अकेला फील कर रहे हैं, अकेले हैं घर पे पूरा दिन, तो कोई नहीं है बात करने को. दिन में अपने बेटे को, अपनी बेटी को कॉल करिए, भाई क्या कर रही है, हाँ, खाना खाया. उनको शायद इंटरेस्ट है, शायद नहीं है, केयर ऑफ कोर्स तो है ही, पर बात कर ली, आवाज़ सुन ली ना, कुछ तो है. चलो, तो उस कुछ साल बाद बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पेरेंट्स को सिक्योर फील कराए. राइट. जाने दिया है, कर रहे हैं सब कुछ, अब काम कर रहे हैं. कैसे सिक्योर फील करा सकते हो? कि मैं हूँ, आपके साथ ही हूँ, मैं इधर ही हूँ. हाँ बोलो, मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता, मैं अभी कॉल नहीं उठा सकती. ये एक बहुत ही पेनफुल रियलिटी है, बट रियलिटी है कि कुछ साल बाद वो नहीं रहेंगे, कुछ साल बाद वो फ़ोन नहीं आएंगे. सो तब ऐसा लगेगा यार डिस्टर्ब करो यार,
आई वुड वांट कि आप कॉल करो, आई मिस दोज कॉल्स. तो जब कर रहे हैं तब लेट देम. पर अगर आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है या आपको परेशानी नहीं हो रही है तो अगर आपको लग रहा है कि आप उनको इतना सिक्योर फील नहीं करा रहे हो, आप एकदम गायब हो जाते हो पता नहीं, और वो फ्रैंकटिकली कॉल्स कर रहे हैं टेंशन में, तो उनका टेंशन कम करना भी आपकी जिम्मेदारी है एज किड्स, एज देयर चिल्ड्रन, एज देयर ग्रोन अप्स. सो हमने ये बहुत बार देखा है वेस्टर्न कल्चर में दैट आफ्टर वंस अ चाइल्ड इज ऑफ 16 ईयर ओल्ड या 18 ईयर ओल्ड के हो जाते हैं देन वो सेपरेटली रहना स्टार्ट कर देते हैं, वेरस इंडिया में लोग इतने यूज्ड टू नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ लाइक द बेटर थिंग टू डू? सी, इंडियंस के लिए तो इंडियन, क्योंकि वो कुछ जनरेशन से इस तरीके से रह रहे हैं. ओके. एंड हम कुछ हजार सालों से इस तरीके से रहते हैं कि भाई पेरेंट्स काम करने जाते हैं, छोटे बच्चे और अपने दादा दादी साथ में रहते हैं. तो ये सिस्टम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि रिटायर्ड ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम पास भी हो जाता है एंड ग्रोइंग बच्चे उनका ख्याल भी रख देते हैं. एंड दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. एंड पेरेंट्स दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दोनों जनरेशन, एंड वो अपने काम पे फोकस कर सकते हैं. राइट. सो ये बहुत ब्यूटीफुल है इस तरीके से, क्योंकि 3 जनरेशन एक साथ काम कर सकती है, सुकून से रह सकते हैं. बट ये भी मैंने देखा है कि अभी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया हम लोग वेस्टर्न कल्चर से कि अलग रहने की कोशिश करते हैं या फिर अकेले बढ़ाने की सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. बट जिस तरीके से हम लोग इतने सारे जनरेशन्स जो हमारे सिस्टम में फिट किया गया है, इतना सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि मेरा बैकअप बहुत बड़ा है, राइट, वो फील कराने के लिए, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए फैमिली साथ में रहना बहुत अच्छा रहेगा, आई वुड से. बट अगेन सिटीज़, स्मॉलर हाउसेस, ग्रैंड पेरेंट्स गाँव में रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज मूविंग टू द मेट्रोज, द बिगर सिटीज. तो ये बढ़ रहा है, बट स्टिल इंडियंस के लिए आई वुड से इंडियन सिस्टम इज द बेस्ट. गॉट इट. बट देन इस पे मेंटली भी इम्पैक्ट होता है? एब्सोल्युटली. मेरे अगर घर पे पहुंचने पे 5 लोग या 3 लोग मुझे रोज पूछेंगे, 5 साल की उम्र में मैं स्कूल से आया, मुझे देख के 5 या 3 लोग खुश हो जाएंगे, अरे आ गया वापस, तो मुझे एक अलग अच्छा लगेगा. राइट. वर्सेस कोई नहीं है, मैं घर पे पहुंचा या कोई मेड है, भाई ये रख दो, मैंने खाना लगा दिया, तुम खा लेना जाओ. डिसइंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि बच्चे दे फील, आई मीन यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट पर्सन ना, मेड से कोई कनेक्टेड नहीं होता. या फिर फोन आ गया मम्मी का, भाई मैंने वो खाना रख दिया, तुम देख लेना. एंड देन दे आल्सो फील प्राउड अबाउट इट कि मेरा बच्चा तो 7 साल की उम्र में गैस गर्म करके खाना बना के वो रख देता है. वो बेचारा आउट ऑफ हेल्पलेसनेस सीख गया है, बट अभी उसको प्यार फील करने की जरूरत है. Got it. तो वो अभी फील नहीं हो रहा है उसको. Tell me the overall impact of technology and social media on today's generation. मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ कि गली के बाहर अकेले जा सकूँ. पर मेरे पास मेरे मोबाइल में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि दूसरे देश में, कितने सारे देश में सब्सटेंसेस, नशा कैसे करते हैं, वेपन्स कौन कौन से टाइप के हैं, वॉर में क्या होता है, ये सब, पॉर्न, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये सब आ गया है. मैं अभी वो मैच्योर एज तक नहीं पहुंचा जहाँ पे मैं ये रिसीव कर पाऊँ. तो ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ओवरबेयरिंग, ओवरवेलमिंग होगी. अब ग्रोइंग दिमाग क्यूरियस दिमाग है. क्यूरियोसिटी में उसको ये अभी तक नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो अभी मैच्योरिटी अटेन नहीं हुई है. तो वो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ देख के करने की. कर दिया, बहुत नुकसान हुआ. करके अगर मज़ा आ गया तो एक लूप बन गया, हाँ ये करने पे तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये बढ़ेगा. राइट. सेकेंड, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन. सोशल मीडिया से, इंटरनेट से मुझे अभी के अभी अच्छा लगेगा. तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी. मुझे अभी मज़ा आ रहा है, राइट, 10 सेकेंड में, 50 सेकेंड में मुझे मज़ा आ गया, मैं क्यों मेहनत करूं भाई, जिम जाऊं रोज 6 महीने 8 महीने बॉडी बनाने के लिए, उसके बाद मुझे मज़ा आए, मैं क्यों 6-8 महीने वेट करूं, मैं क्यों पढूं कि मैं करियर बनाऊं. सो दिस वे, ये जो होता है ना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, मुझे डिस्करेज करेगा. मैं बार बार जो मुझे रिपीटेड करना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, मुझे नॉलेज लेना चाहिए, मुझे फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ जो भी करना है, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग
छोटे में 60 सेकंड में खुश हो रहा है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। सो जो लेट नाइट सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करना, वीडियोस ये करना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि बहुत जैसे सोशल मीडिया से हम अननोन लोगों को फॉलो करता है, राइट? सो उससे उनकी तरह बिहेव करना, उनकी तरह देखना, उनकी तरह रहना, सो अभी के लोग है ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ फॉलो करने लगे हैं सोशल मीडिया के, तो उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब एक बच्चे का मैथ के टेस्ट में जो बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा था, उसके स्कूल के मैथ के टेस्ट में 80% लाना इज़ अ ह्यूज थिंग, राइट। पर वो उसको फील नहीं होगा कि इट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज सोशल मीडिया में कुछ वो और देख चुका है जो उसके लिए बहुत बड़ा है, राइट। तो जो मैथ के टेस्ट में जो अकम्प्लिश उसने किया है वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत काम की चीज़ है, पर वो वापस रेप्लिकेट करने के लिए एनकरेज नहीं होगा, क्योंकि उसको तो वो गाड़ी के बाहर गॉगल पे लगा के खड़े रह के फ़ोटो खिंचाना है और कूल लगना है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सही चीज़ है। तो ये जो बार बार रील्स, फोटोज़ ये करने पे नुकसान इस तरीके से होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जिसके लिए अभी बच्चे तैयार नहीं है, और जो सस्टेनेबल ग्रोथ जिससे बिल्ड होते हैं, चीज़ें बिल्ड होती है, वो नहीं कर पाते हैं। Got it. Let's make the conversation more deeper. Tell me, what are types of depression and कौन से स्टेज पे हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? सी, डिप्रेशन मल्टीपल टाइप्स के कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉज। तो एक्सटर्नल कॉज या इंटरनल कॉज, एक्सोजीनस डिप्रेशन या एंडोजीनस डिप्रेशन। एक्सटर्नल कॉज मतलब कोई इवेंट हुआ है, किसी ने कुछ समथिंग हैपेंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन आया। ओके। एक होता है एंडोजीनस डिप्रेशन, इंटरनल हार्मोनल चेंजेस, इंटरनल न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद, थायराइड, मल्टीपल हार्मोनल PCOS, ब्रेन इंजरी, पोस्ट सर्जरी, मल्टीपल चीज़ें इंटरनल जो चेंजेस लाते हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। राइट। बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाहर सब कुछ बढ़िया है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एंडोजीनस डिप्रेशन। फिर अगर देखा जाए तो एक है सीजनल डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। सीजनल डिप्रेशन में कुछ लोगों को मॉनसून्स में होता है। इंडिया में मॉनसून्स ग्लूमी होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। वेस्ट में विंटर्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि विंटर्स बहुत ही हार्श होते हैं। सो सीजन कैसे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा? सीजन करता है। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। वी इंडियंस आर यूज्ड टू 12 आवर्स ऑफ सनलाइट। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। एटलीस्ट जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे तो रहती है। राइट। 12 नहीं तो 11 घंटे 10 घंटे तो रहती है। ऐसे में अगर सडनली पूरा दिन बादल छाए हुए हैं, हफ्तों तक बादल छाए हुए हैं, तो मेरा दिमाग में कुछ केमिकल्स बनना कम हो जाता है। उस टाइम पे मुझे सडनली पता नहीं क्यों बहुत लो, बहुत अजीब, बहुत डार्क, ग्लूमी लगता है। फिर एक होता है कि सन डाउनिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के टाइम पे जैसे ही सन डाउन हो रहा होता है उस टाइम पे बहुत लो फील करते हैं। ओके। एक होता है देन एंडोजीनस डिप्रेशन में एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब फीमेल्स में डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दौरान, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो सकता है। देन देयर आर मल्टीपल टाइप्स एसोसिएटेड विथ मल्टीपल थिंग्स, जैसे डिप्रेशन विथ एंजाइटी सिम्टम्स, डिप्रेशन सब्सटेंस इंड्यूस, कोई नशा कर रहा है उसकी वजह से होने वाला डिप्रेशन, देन सेपरेशन, ग्रीफ की वजह से होने वाला डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स की वजह से मल्टीपल डिप्रेशन के टाइप्स हो सकते हैं। राइट। बट कौन से टाइप पे हमें पता चलेगा, लाइक कौन से स्टेज पे, मोर देन टाइप, कौन से स्टेज पे हमें पता चलेगा दैट ओके नाउ आई नीड हेल्प, आई नीड टू टॉक टू समबडी, मे बी अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, दैट थेरेपी की मेरे को ज़रूरत है? सी, क्लिनिकल जो डेफिनेशन है ना डिप्रेशन की, उसके अकॉर्डिंग इफ आई एम फीलिंग लो और सैड, डिसइंटरेस्टेड एंड 9 अदर पॉइंट्स फॉर 15 days कंटिन्यूसली, 15 दिन, 2 हफ्ते तक, तो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन माना जाता है। इट सेल्डम हैपन्स कि 15 दिन में कोई पहचान लेता है। तो कुछ टाइम हुआ, 2 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, उसके बाद लगा कि यार अच्छा नहीं ही लग रहा है।
मैं क्रिकेट खेल लूँ, IPL देख लूँ, मैं गाना सुन लूँ, मैं दोस्तों के साथ ड्राइव पे चला गया, नहीं ही अच्छा लग रहा है, तो हेल्प ले लो। फंक्शनल इम्पेयरमेंट अगर हुआ, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग, सोशल डिसफंक्शन मतलब मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे आसपास के मेरा जो सोशल सर्कल है उनके साथ मेरा बिहेवियर अजीब हो गया, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उनको मिलना, या फिर ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी अजीब लगा, ये कुछ हुआ है दोस्त। या ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हुआ, ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन मेरी काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है, मैं मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मैं उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं उठ के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, पर अंदर से जो ज़ील है कि हाँ ऐसा करना है, इस तरीके ये सम को, ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है, वो ख़त्म हो गई है। मैं मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है। द रेंज ऑफ इमोशंस हैव नैरोड डाउन। फ़ायदा होने पे हाँ ठीक है ना यार, वो सब्जी लेने गए, वो पता है वो नुकसान, वो उल्लू बना रहा है, ज़्यादा पैसा, भाई ठीक है ना यार, ख़त्म करो यार। नमनेस फील होना, फ़ोन बज रहा है, पता है उठा लेना चाहिए, नहीं उठाना यार, व्हाट्सएप कर देते हैं, बात कर लेते हैं यार, ऐसे ही टेक्स्ट कर दो यार। ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, ओके, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रही है या बढ़ रहा है, कुछ लोगों को भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस ईटिंग होता है, ओके, लो फील कंटिन्यूस होता है तो खाने लगते हैं, नींद बहुत कम हो गई, क्वालिटी ऑफ स्लीप बिगड़ी, ऑनसेट का ड्यूरेशन, बिस्तर पे गया से लेके नींद आने तक का जो टाइम है वो बहुत बढ़ गया। 3-4 घंटे से मैं लेटा हुआ पड़ा हुआ, नींद ही नहीं आ रही है। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मुझे 7 बजे उठना है पर 5 बजे से नींद उठ जाती है, Okay. पड़ा रहता हूँ। उठने के बाद बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। मुझे जो चीज़ें पसंद थी उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, पता है ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोगों को बुरा लग रहा है, लोग डांट रहे हैं, घर पे चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है, पड़ा रहता है, तब हेल्प ले लो। अब ये एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ या साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्यों ये कन्फ्यूजन है, भाई किसी को जाके दिखाओ यार, या कम तबीयत खराब है, किसी को तो जाके दिखाओ, कुछ तो करो। वहाँ पे नहीं सही रहा, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, नहीं सही रहा, साइकियाट्रिस्ट को दिखा देना, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, नहीं सही रहा, साइकोलॉजिस्ट को दिखा देना, कुछ करो। राइट, बट ये दिखाने के टाइम पे भी, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ओपन अप भी होना है, राइट, एंड द साइकोलॉजिस्ट और मे बी द थेरेपिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट इज अ स्ट्रेंजर फॉर दैट पर्सन, तो वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, वो ओपन अप कैसे होगा? सो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, राइट, पर ये दिमाग में रखो कि आप हेल्प मांगने जा रहे हो, आप ठीक होने जा रहे हो। मुझे आप ठीक कर दो यार, मुझे ओपन अप होना है, नहीं होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होके ओपन अप हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि एज अ पेशेंट मुझे नहीं पता मुझे क्यों डिप्रेशन हुआ, लेट द एक्सपर्ट डिसाइड, लेट द प्रोफेशनल डिसाइड। गॉट इट। सो वो हेल्प के इंटेंशन से जाना चाहिए, एंड वहाँ पे जाओ, या हेल्प मिलेगी। Got it. Got it. If someone is going through anxiety or depression, so what are the things that we need to do for that person, and what are the things that we need to completely avoid? As people around the patient, Yeah. उनके आसपास के लोग, Right. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि उनको कुछ है। Okay. फिर एक बात दिमाग में से निकाल दो कि आपको सब आता है, कि अरे तू योगा करना यार, हो जाएगा, अरे तू क्यों उठ नहीं रहा है। एक चीज़ दिमाग में रखो कि वो जो भी नहीं कर रहे हैं, या इट्स बिकॉज वो नहीं कर पा रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज वो नहीं करना चाहते। Okay. आपने कुछ उनको एडवाइसेस दी, म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, योगा करो, मुझसे बात कर लो। अरे वो इंसान उस हालत में ही नहीं है कि बात करे, या वो बात शायद नहीं करना चाहते। इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू इट डज नॉट मीन दे डोंट वांट टू डू इट। Okay. एक सेकेंड, इट इज़ अ सिम्टम, इट इज़ एन इलनेस। सो फ्रैक्चर वाले इंसान को आप नहीं कह सकते तू ठीक हो जाए यार, तू यार Right. चलना यार, क्या पड़ा हुआ है। उसी तरीके से डिप्रेशन में उस इंसान में हालत ही नहीं है कि वो बिस्तर से खड़ा हो पाए। इसीलिए रिस्पेक्ट करो, डांटो मत, पर अवेलेबल रहो। उसको ये भी नहीं होना चाहिए, पेशेंट को ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि उनको अकेला छोड़ दिया है, भाई तू जा, तेरे को जो करना है कर, तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, तू तेरे को जो करना है कर। ऑल्सो आपकी बात अगर उन्होंने मानी, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुए, डज नॉट मीन वो नाटक कर रहे हैं। Okay. ये सारे सपोर्टिव आइडियाज़ जो आपने दिए वो सपोर्टिव आइडियाज़ है।
बुखार आने पे अगर ठंडे पानी का वो जो रुमाल रख दिया सर पे, वो एक सपोर्टिव चीज़ है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। तो उससे अगर ठीक नहीं हुआ डज नॉट मीन उनका बुखार नाटक कर रहा है। इसका मतलब उनका बुखार ये करने पे भी ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास ले जाओ। उसी तरीके से ये सब करने पे भी अगर ठीक नहीं है, एक्सपर्ट की हेल्प लो। गॉट इट। रोज़ पूछना बंद करो, आज कैसा है तुझे, अच्छा लग रहा है, उसको और गिल्ट आएगा कि भाई क्या यार नहीं अच्छा है, क्या करूं मैं, मैंने ये ट्राई किया, उसको डाउट होगा कि एम आई डूइंग दिस, क्योंकि हमारा खुद का दिमाग अभी भी ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता कि मैं क्यों अपसेट हूँ एंड वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो वो उसको रोज़ 1-2 बार डाउट आते, क्या मैं ये कर रहा हूँ क्या। जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं डिप्रेशन के पहली बार दूसरी बार, वो मुझे पूछेंगे कि सो व्हाट डू यू थिंक, एम आई डूइंग दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, एम आई डूइंग एनीथिंग, एम आई डूइंग दिस, मैं नाटक, मैं खुद पे मैं इतना बुरा लगा रहा हूँ। नहीं, कोई बाई चॉइस डिप्रेस्ड नहीं होता, किसी को मुंह चढ़ा के बैठने की का शौक नहीं है। चलो उनको काम पे नहीं जाना, ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो कुछ और करेंगे जो उनको पसंद है। वो पड़े नहीं रहेंगे, कोई नहीं बैठ सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता ये कंटिन्यूसली कुछ हफ्तों तक कुछ ना कर पाना इज अ ह्यूज थिंग। वो बीमारी से ही होता है। तो उसको रिकग्नाइज करो, उसको रिस्पेक्ट करो एंड एक्सपर्ट की हेल्प लो। राइट। अवेलेबल रहो, थोपो मत खुद को उनके ऊपर। अवेलेबल रहो मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब? मैं हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो आई एम गिविंग यू एज मच टाइम एज यू नीड टू गेट बेटर। I am ready to give you anything and everything that you need to feel better. If you want me, I'm a call away. If you don't want me, I'm in the other room. Got it. But constantly भी उसको realize करके देना that something is wrong and I'm there for you is also wrong. हाँ, of course. So उसको जब जो चाहिए, क्योंकि वो लड़ रहा है, उसकी लड़ाई में आप डिस्टर्ब करोगे तो भी उसको परेशानी होगी, उसके ऊपर सपोर्ट थोपोगे तो भी उसको परेशानी होगी। तो उसको डिस्टेंस, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना है एंड उसके लिए अवेलेबल रहना है, ऐसा उसको फील होना चाहिए कि हाँ ये तो है, चलो कुछ होगा, मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ, शायद एक हफ्ते बाद रहूँगा, तब तक आपको बुरा लग जाएगा। अगर एक हफ्ते के तक आप वेट नहीं किया और आपको बुरा लग गया तो उसको लगेगा क्या यार मुझे एक हफ्ते में ही बात करनी है, अभी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये हालत नहीं है, बात तो बहुत दूर की बात है। शायद एक हफ्ते बाद अगर मन हुआ या 15 दिन बाद अगर मन हुआ, तब तक ये बुरा मान के चला गया तो मैं क्या करूँगा यार। यू हैव टू बी देयर इफ एंड व्हेन दे नीड यू। Got it. So now apart from depression, anxiety, what are other mental conditions या illness जो हमें किसी को मालूम नहीं है या जिसके बारे में अवेयरनेस हुई नहीं है? मैंने जो भी सोशल मीडिया पे देखा है उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक तक अवेयरनेस आई है। राइट। बट ये न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम हुआ अभी। न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम मतलब साइकियाट्री में मेजर इलनेसेस जो भी है वो मेजर 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक न्यूरोसिस, एक साइकोसिस। न्यूरोसिस मतलब पेशेंट को पता है कि उनको क्या फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सैड, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे समहाउ पता है, मैं भले मानूँ ना मानूँ अलग चीज़ है, पर मुझे फील हो रहा है। साइकोसिस स्पेक्ट्रम ऐसा है जिसमें पेशेंट को शायद पता ही नहीं है कि उन्हें कुछ हो रहा है। कंडीशंस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशंस लाइक बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, कंडीशंस लाइक डिल्यूजनल डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें उनकी रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। लेट्स से हम यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, मुझे एक और इंसान दिखेगा, राइट, हेलुसिनेशंस होंगे, मुझे सिर्फ आपकी नहीं, मुझे 3 और लोग की आवाज़ सुनाई दे रही है, आसपास कोई नहीं है फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी साफ सुनाई दे रही है एज इफ मेरे वो नज़दीक में ये कोई मेरे साथ रियली बात कर रहा है। मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ और वो मुझे सामने जवाब दे रहा है। ओके। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अब आपको वो सुनाई नहीं देगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज आपको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, राइट। तो आप मुझे बोलोगे कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं, कहाँ किससे बात कर रहे हो, आपके लिए ऐसा लगेगा कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ एंड मेरे दिमाग में मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ये डर पैदा करता है, इतना डर कि मैं घर से निकल नहीं पाता हूँ। आप भी शायद उन लोगों के साथ मिले हुए हो, मुझे ऐसा शक होने लगेगा। वो लोग जो बाजू के कमरे में कुछ बात कर रहे हैं जो मुझे सुना ही नहीं दे रहा, पर वो मेरी बात कर रहे हैं, वो मेरे अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रहे हैं, मेरे फैमिली को हार्म करने का प्लान कर रहे हैं। ओके। जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डर जाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए रियलिटी है।
जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उनको पता भी नहीं है कि मैं उनसे इतना डर रहा हूँ। शायद आउट ऑफ फियर मैं कभी जाके उनको अटैक कर दूं या कभी उनके साथ झगड़ा ले लूं। क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि मेरे लिए वो रियलिटी है। लोग मुझे समझाएंगे कि नहीं भाई तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज मेरा दिमाग ये रियलिटी मान रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन्स, शक होना, मेरे बारे में बात कर रहे, मेरे बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे कितने सारे इलनेसेस है जिसका अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है। ओसीडी, मैं सिर्फ साफ करूं थोड़ा सा, उसको ओसीडी कह रहे हैं। दैट्स नॉट ओसीडी, राइट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को। मेरे दिमाग में लोगों के लिए गालियां आ रही है, मेरे दिमाग में अर्जेस आ रही है कि मैं हाथ ऐसे करूं, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं वो लास्ट पेज पढ़ रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पढ़ना है, पर पूरी रात से मैं वही पेज पढ़ रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ओसीडी से जकड़ा हुआ है। राइट। मैं कोशिश कर नहीं मुझे कुछ है नहीं, ये रियल है, मैं एक बार कर लूंगा ना, मुझे याद नहीं रह रहा है, इसलिए मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ। नहीं, ये मेरा हाथ गंदा है इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ, एक्चुअली गंदा ही है, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। 5 घंटे से मैं साफ कर रहा हूँ, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। ये ओसीडी है। आपको अपना कमरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चाहिए, उसको ओसीडी नहीं कहेंगे। राइट। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सडन मेनिया मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान वो इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में है, इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मल्टीपल चीज़ें कर रहा है। लेट्स से वो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, पर लोगों को देने लगा 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, या 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे सो रहा है, बट इतनी एनर्जी है उसके अंदर कि वो जाग ही रहा है। वो सोता ही नहीं है, वो जागते ही रहता है। बड़ी बड़ी बातें करना, छोटी बात पे गुस्सा कर देना, लोगों से भिड़ जाना, अनफेमिलियर लोगों से बातें करने लगना, ये मेनिया बाइपोलर में होता है। बाइपोलर में डिप्रेशन भी होता है। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिसके बारे में अभी अवेयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है या डिप्रेशन या सैडनेस या एंजाइटी ही साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ नहीं है। बहुत सारे इलनेसेस, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेसेस है जिसको अभी भी हम नहीं जानते हैं, राइट, जिसकी भी अवेयरनेस ज़रूरी है। डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया पे ये सारी अवेयरनेस फ़िलहाल के लिए बहुत कम है और वो बढ़ाने की ज़रूरत है? जितना हम डिप्रेशन हो, जितना हम ओवर थिंकिंग हो, सोशल एंजाइटी हो, ये सारी चीज़ों पे हम जितना बात करते हैं उतना ये सारे टॉपिक्स पे करनी ज़रूरत है। एंड इट इज़ नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट ऑल्सो आई फील कि कॉलेजेस या स्कूल्स में भी सिखाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सो आई मीन सोशल मीडिया पे जो अवेयरनेस आ रही है ना, मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। एक तो अच्छी चीज़ है, अ वेरी गुड थिंग कि इस तरीके से एटलीस्ट अवेयरनेस आई। सेकेंड, अवेयरनेस कुछ चीज़ों के लिए आई है, कुछ चीज़ों के लिए अभी भी नहीं आई है। उसके बारे में स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा, हमने डिस्कस किया साइकोसिस, अभी उसके बारे में आई डोंट नो किसी को पता है कि नहीं पता है। उसके बारे में अभी भी लोग उनको पागल ही कहते हैं, आज भी उनको अभी बीमारी नहीं मानी जाती। डिप्रेशन का तो भी थोड़ा बहुत आया कि चलो दे वांट पीपल टू टॉक, बट सिर्फ उतना ही, उसके बाद क्या? राइट। आज भी मुझे कोविड हुआ है ये कहने में हम ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू यार मुझे डिप्रेशन हुआ है। एंड ज़्यादा मतलब मल्टीपल टाइम्स कंफर्टेबल। वो तो मैं शर्माऊंगा नहीं यार मुझे डिप्रेशन नहीं, ऐसा कुछ डिप्रेशन नहीं है, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अभी डिप्रेशन नहीं है। एक और टॉपिक है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ ADHD पे। सो व्हाट इज़ ADHD और हमें कैसे पता चलेगा कि इफ़ वी हैव दिस ADHD और नॉट? Attention deficit hyperactivity disorder. Right. It is what its name says. Attention deficit, inattentiveness और hyperactivity. Hyperactivity मतलब जब आप ADHD के बच्चे को देखोगे ना, तो वो एक जगह बैठेगा नहीं। मेरे चेम्बर में अगर वो आता है तो सोफ़ा से चेयर पे कूद रहा है, यहाँ पे पकड़ भाग रहा है, वो मेरे जो ड्रॉर है उसके अंदर घुस जाता है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, इतना हाइपर एक्टिव होता है। ओके। इन अटेंशन, अभी हाइपर एक्टिव, इतना हाइपर एक्टिव बच्चा, अटेंशन स्पैन उसका ऑलमोस्ट 0। आप ये समझ लो कि एक ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है, उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर वापस आएगा। ओके। स्पीड कम होगी तो वो अब्जॉर्ब कर पाएगा, अंदर पत्थर जा पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन ले पाएगा, वो बात कर पाएगा। तो ADHD बच्चों में इस तरीके से प्रेजेंट करता है। अब अडल्ट्स में अगेन बच्चों का कंटिन्यूएशन है, अवेयरनेस है नहीं, बच्चा बहुत
बहुत न्यूसेंस फैला रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस तरीके से उसको मारते हैं, उसको पनिश करते हैं, पर उसको ADHD उसका अवेयरनेस नहीं है, तो वो कंटिन्यू रहा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, कंटिन्यू रहा, अडल्टहुड में आया, हाइपर एक्टिविटी कम होती है। राइट। अब मेरे पास अगर 20 साल का चाइल्डहुड ऑनसेट ADHD जो अडल्टहुड में कंटिन्यू हुआ वाला पेशेंट आता है, तो वो वहाँ से वहाँ नहीं भागेगा, ओके, या वो यहाँ से वहाँ नहीं कूदेगा, वो शायद बात नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें होगी। अडल्ट ऑनसेट ADHD, बचपन में कुछ नहीं था, अडल्ट ऑनसेट ADHD नॉट दैट कॉमन बट लेस डायग्नोस्ड, लेस पॉपुलर, ओके, पॉपुलर आई वुड से। पर अडल्ट ऑनसेट में सेम हाइपर एक्टिविटी वेरी रेयर, पर एक लैपटॉप में एक चीज़ मैंने खोली, एक विंडो पे मुझे काम करना है, मैंने खोला, 50 खुल जाती है। ओके, मुझे पता है कि ये सबमिट करना है, मुझे लास्ट डे अभी 1 महीने में सबमिट करना है, पर लास्ट डे तक मुझे करना है, फिर भी मैं कर ही नहीं पाता हूँ। छोटी सी आवाज़ आई तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ईजी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ओके, हाइपर सेंसिटिव टू साउंड्स एंड लाइट्स। यहाँ पे किसी ने हॉर्न बजाया, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया, मैं बात कर रहा था वहाँ से चला गया। लाइट अगर आ गई तो अचानक मैं वापस डिस्ट्रैक्ट हो गया। लॉन्ग आंसर्स लिख पाने में डिफ़िकल्टी, ऑफिस में लॉन्ग मीटिंग्स में बैठ पाने में डिफ़िकल्टी, लॉन्ग मीटिंग्स में ध्यान दे पाने पे डिफ़िकल्टी, वाइफ के साथ लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस, नॉट जस्ट वाइफ के साथ तो वैसे भी हो सकता है इवन विदाउट ADHD, पर लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस में कंटिन्यू ध्यान दे पाना, हाँ भाई चलो ठीक है, जैसा सही लगे कर लो, करो चलो ठीक है ये कर देना, पेशेंस फील नहीं होना। ओके, अब अडल्ट ऑनसेट ADHD को ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम एंग्जाइटी या डिप्रेशन, एंड ADHD के सिम्टम्स को ADHD तभी माना जाएगा इफ दे अकर इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर साइकेट्रिक इलनेस कॉजिंग सिमिलर सिम्टम्स, ओके, और इन एब्सेंस ऑफ द पर्सन नॉट कंज्यूमिंग, द पेशेंट शुड नॉट बी कंज्यूमिंग एनी सब्सटेंस, कोई नशा नहीं करते रहना चाहिए वो जिससे ये सिम्टम्स आए। ओके, अभी अल्कोहल लिया है, उसकी वजह से, या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, नशा कर रहा है वो दारू पी के, उसकी वजह से अगर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है, रेस्टलेस है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको ADHD नहीं कहेंगे। गॉट इट। बहुत एंग्शियस है, उसको क्लिनिकल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, बहुत बेचैन है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो एंग्जाइटी है, ADHD नहीं है। ओके, इसलिए ADHD का डायग्नोसिस इज लिटिल डाइसी वन, वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। important। हाँ, सिम्टम्स है, क्यों है, बुखार है तो क्यों है, मलेरिया वाला है, मलेरिया की वजह से है, कोविड की वजह से है, टाइफाइड की वजह से है, फोकस नहीं रहना बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। गॉट इट, गॉट इट। टेल मी, हमें कैसे पता चलेगा दैट अ रिलेशनशिप हैज़ बिकम अनहेल्दी या काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है रिलेशन? इज देयर एनी अदर लाइक एनी अर्ली साइंस के फॉर एग्जांपल वी एज अ कपल वी नीड टू टॉक नाउ और वी नीड टू टेक अ हेल्प, क्योंकि अभी वो जो डायरेक्शन है वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मैं जितना रिलेशनशिप में डाल रहा हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा है। राइट। मुझे नॉर्मल चीज़ें सिर्फ नॉर्मल रखने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है वो पहले नहीं करनी पड़ती थी। मेरी बात जो मैं करता हूँ वो रिसीव होती थी, वो कॉम्प्रीहेंड होती थी, और उसका नेगेटिव मतलब नहीं निकाला जाता था। इस इंसान के आने के पहले मैं जैसा फील कर रहा था अब उससे बुरा फील कर रहा हूँ। ओह, पहले मैं रूटीन चीज़ें अच्छे से कर रहा था, मेरा काम चल रहा था, अब मुझे वही चीज़ करने में कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है। इस इंसान के साथ मुझे जैसा फील होना चाहिए पहले होता था उससे अलग फील हो रहा है। मेरी जो रूटीन चीज़ें थी उसमें वही करने में, वो अनकॉम्प्लिकेटेड है फिर भी वही करने में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। ऐसी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था हो सकते हैं। शोज़ की रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगा है। ओके। आपको वहाँ से जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है आपकी एनर्जी वो सस्टेन करने में। इसका मतलब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है।
और what is the solution over here? Communication? कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन. Okay. सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ये मैंने बात करी, अभी वो सामने वाला इंसान रिसीव ही नहीं कर रहा है, आप बात करो, Right. उसका कोई मतलब ही नहीं है बात करने का. सो कम्युनिकेशन टू वे, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन. Yeah. नंबर 2, आसपास के लोगों की हेल्प लो. Hmm. somebody who you know, both of you know, somebody both of you trust. Hmm. Willingness to bring about change in your own self. कि ओके, इस इंसान को ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा. Hmm. I want to save the relationship, I want to build the relationship, rebuild the relationship. तो मैं necessary changes लाने के लिए तैयार हूँ खुद में. Hmm. सिर्फ इतना नहीं कि तुम ये करना बंद कर दो बाकी सब ठीक है, not that. उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, take professional help. Okay. Professional help can help you rebuild the relationships, can help you realize a lot of things about yourself, about the relationship. तो layers है, Right. एक के बाद एक करो. पर अगर जैसे मैंने कहा आप कंज्यूम ज़्यादा हो रहे हो जितनी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए उसके मुकाबले, देन इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट. कुछ टाइम कभी कभी चलता है, ऑफकोर्स झगड़े होते हैं, Right, ठीक right. है, पर अगर इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हो कि आप ख़त्म होने लगे हो, Right. एंड वो आपको फील होगा, आपके दोस्तों को, आपके लव्ड वंस को फील होगा, भाई हालत क्या है तेरी, Right. हो क्या रहा है. 1-2 दिन के लिए के झगड़े में, 1-2 हफ्ते के झगड़े में आप कंज्यूम नहीं होगे. सस्टेन्ड अगर इश्यूज रहेंगे तो आप आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे, आपके रूटीन बिहेवियर में दिखने लगेगा. Hmm. एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, टेकिंग इट सीरियसली कि कुछ इश्यू है यार, तो Right. करो उसका कुछ. But here only breakup is the option. ना ना ना, बिल्कुल नहीं. सी ब्रेकअप मैं तो ये कहूँगा शुड ऑलवेज बी केप्ट एज द लास्ट ऑप्शन. Okay. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकअप कर लोगे तो आप ठीक हो जाओ, आप खुश हो जाओगे. ब्रेकअप रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, एंड आई माइट बी रॉन्ग हियर, पर रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, ब्रेकअप भी हर्ट करता ही है. True. मैं कितना भी अपसेट हूँ अपने रिलेशनशिप में, पर वो ख़त्म होने पे मुझे दुख होता है. सो यू आर चूजिंग अनदर पेन. ब्रेकअप मतलब यू आर चूजिंग अनदर पेन. Absolutely. Yeah. तो जो फेमिलियर है Hmm. उसमें अगर ठीक कर सको Hmm. तो जान लगा दो. Right. उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हार मान लो Right. कि मैंने जान लगा दी, फिर भी नहीं हुआ, मैंने ये खोया इसके पीछे, फिर भी नहीं हुआ, अब भय हो गया. Got it. सो दैट जब ब्रेकअप हो और उसका दुख हो तब रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की. Hmm. तब ऐसा ना हो कि मैंने इनफ नहीं दिया अपने रिलेशनशिप को, मुझे ये करना था या ये करना था, ये करना था. Hmm. पॉसिबली जो कर सकते हो, दिमाग जो सोच सकते हो वो सब करो उसको बचाने के लिए, सो दैट इवेंचुअली अगर गॉड फॉरबिड ब्रेकअप हो तो आपको रिग्रेट ना हो. आपका दिमाग बोले यार सब तो किया यार, फिर भी नहीं हुआ. Right. But अगर ब्रेकअप भी हो गया या डिवोर्स हो गया, सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द डिवोर्स, वो मूव ऑन कैसे हो सकता है? बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मेनी ईयर्स विद दैट पर्सन, इतनी सारी मेमोरीज साथ में की हुई है, तो इट्स नॉट ईजी टू मूव ऑन, राइट? तो वो उससे वो पेन से हील कैसे करे? सी मूव ऑन का डेफिनेशन बहुत ही गलत है लोगों में कि मूव ऑन मतलब मैं फटाफट दूसरे इंसान के पास चला जाऊं, चली जाऊं. दैट्स नॉट मूविंग ऑन. राइट. सबसे पहले तो ये समझो कि दुख होना इनएविटेबल है. कुछ टाइम के लिए दुख होना, इतना ज़्यादा दुख होना इनएविटेबल है. द ओनली वे दैट यू कैन मूव ऑन, एंड आई repeat, the only way that you can move on is respecting the emotions that come along with it. Embracing the emotions that come along with it. नहीं मुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए, वो कितना टॉक्सिक था. नहीं मुझे ऐसा नहीं लगना, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरा काम नहीं खराब होना चाहिए यार. नहीं मुझे नींद आ जानी चाहिए यार, आई वॉज नेवर दिस. मुझे इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. ये सब, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हूँ. हम इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने इमोशंस को, हम खुद को क्या ही मान लेते हैं. राइट. कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये मान लेते हैं कि मुझे मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि मुझे कितना दुख होगा. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. टेल मी, कैन वी रीबिल्ड ट्रस्ट वंस इट्स लाइक ब्रोकन? ऑलवेज. हाउ? रेजिलियंस. ओके. रेजिलियंस एक इंसान का नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल इंसानी दिमाग का वर्च्यू है. रेजिलियंस मतलब इलास्टिक मान लो, खींचा वापस अपना शेप ले लेगा. उसके ऊपर प्रेशर आया
टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ कुछ भी हो वापस अपना नॉर्मल शेप ले लेगा Right. अगर उसको वक्त दोगे तो। हम्म अभी क्या अभी तू ठीक हो जा तो लंबा चलेगा, हम्म पर अगर दिया तो दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद को हील कर सकता है। वो ये डिफ्रेंशिएट करेगा। इनिशियली ऐसा लगेगा सब रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे, मुझे और कभी कोई नहीं मिलेगा, मेरी गलती थी, मेरे ही नसीब ऐसे हैं, आई मस्ट हैव बीन द टॉक्सिक वन, एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। इवेंचुअली दिमाग अपने आप हर एक थॉट के ऊपर काम करेगा, राइट लाएगा, लॉजिकली उसके बारे में सोचेगा, देख भाई एक के साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं दूसरे के साथ भी होगा, ओके एक के साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं 50 लोग बट ऐसे व्हाट हैं। इफ सेम पर्सन के साथ अगर वो ट्रस्ट रिबिल्ड करना हो वो तो भी हो सकता है, उसके लिए इंटेंट चाहिए। ओके ट्रस्ट हम लोग ये सो व्हेन वी से दिस कि वापस मुझे आ जाना चाहिए, तो वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान मेहनत करे मेरा ट्रस्ट जीतने की। राइट सो वो फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हमें करना है तो हमारा इंटेंट चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्शंस। राइट बट देन आप वो तभी करोगे ना जब आपको उनमें वो इंटेंट दिखेगा। या एंड आपका अगर इंटेंट है देन यू हैव टू स्टॉप जजिंग देम कि देखो वो अभी भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, उसकी गलती थी, अब उसको मेहनत करके मेरा दिल, मेरा ट्रस्ट, मेरा पीस वापस लाना चाहिए, उसको करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं टर्मोइल में हूँ। उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं बिल्ड होगा, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो हो जाएगा। गॉट इट। टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप इन कपल्स एज पर यू? नंबर 1, अभी ये अनपॉपुलर ओपिनियन है पर ओपिनियन ही है, डोंट कंसिडर दिस द रियलिटी, या कि इट्स नॉट योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू हैप्पी, इट्स योर ओन। मैं एक इंसान को अपनी लाइफ में लाऊं, भाई तू आके मेरे को खुश रख, या वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हाँ। आपकी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर है कि वो आपको दुख ना दे। राइट हेल्दी रिलेशनशिप में मैं अपने रिलेशनशिप से वो एनर्जी ले रहा हूँ जिससे मैं खुद बिल्ड हो रहा हूँ, मैं करियर में, मैं अपने खुद में इवॉल्व हो रहा हूँ, एंड मुझे वहाँ पे कुछ एनर्जी देनी भी पड़ रही है जिससे वो भी ग्रो हो रहा है। हम लोग साथ में ग्रो हो रहे हैं, हम लोग साथ में चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, बट उस इंटेंट के साथ कि मुझे वापस सॉल्व करके इसी के साथ रहना है। Right. मुझे जीतना हारना नहीं है, ये अपना ही इंसान है। एंड मुझे इतनी इसमें एनर्जी नहीं डालनी पड़ रही है, मेरे रूटीन बाकी सारे टास्क्स में से एनर्जी निकाल के उसमें नहीं डालनी पड़ रही है। Right. मुझे हॉस्पिटल मैं ना जाऊँ, मैं पेशेंट ना देखूँ और वो एनर्जी मैं अपने पार्टनर में डालूँ सो दैट रिलेशनशिप रहे। दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड कॉल हेल्दी। ओके वो अपने आप चलता रहे, एनर्जी डालूँ, गुड शेयरिंग, गुड उनके प्रेजेंस में मुझे रेस्टलेस फील ना हो, मैं पीसफुल फील कर सकूँ, या फिर मैं जैसा फील कर रहा था वैसा फील कर सकूँ और अपनी लाइफ ग्रो करूँ, उनकी लाइफ ग्रो करने पे उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प करूँ। ये सारे हेल्दी रिलेशनशिप्स के साइंस हैं। बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन यू कंप्लीटली। हैव, हाँ कंप्लीटली, मतलब यार डिपेंडेंस तो चाहिए यार, ओके वो होना चाहिए, पर वो होने पे मुझे कॉन्फिडेंट भी फील हो, मुझे सुकून भी फील हो, मैं कहीं भी जाऊं मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि वो चला जाएगा, उसको बुरा लगेगा, वो कुछ ऐसा वैसा करेगा, ये इनसिक्योर नहीं हो। यस, आई एम एट पीस इन देयर प्रेजेंस, इन देयर फिजिकल प्रेजेंस, इन देयर फिजिकल एब्सेंस एज वेल, क्योंकि मुझे वो सिक्योर बेस थियरी जो बचपन से थी कि भाई मेरा बेस सिक्योर है, मेरा घर पीसफुल है, दुनिया जीत सकता हूँ। दुनिया जीतने के बाद वापस आके मैं घर पे शेयर भी कर रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पे मुझे मार पड़ी, यहाँ पे मैं जीता, ये हुआ, एंड वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला, जहाँ पे मैं गलत हुआ वहाँ पे मुझे डांट भी पड़ी, उनके ओपिनियंस का रिस्पेक्ट हुआ, सब कुछ। उनको मुझसे जो चाहिए वो मिल रहा है, मुझे उनसे जो चाहिए वो मिल रहा है, पर मुझे पसंद है कि तुम सुबह जल्दी उठो, इसलिए तुम उनको जल्दी उठाओ, ना कि तुमको काम है। यू नो दैट उनको हेडेक होता है सुबह जल्दी उठ के, वो रात को लेट सो रहे हैं, तो इस तरीके से रिलेशनशिप्स नहीं चलाने हैं। ओके कुछ बाउंड्रीज भी रखनी है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है वो भी देखना है। गॉट इट। जैसे हम बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, तो टेल मी हाउ टू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन बीइंग देयर फॉर अदर्स एंड फॉर वन सेल्फ। सी
सेल्फ लव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेल्फ लव इतना होना चाहिए कि मैं खुद का फ़ायदा या खुद को अच्छा फील कराने के चक्कर में किसी का नुकसान ना कर दूं. सो सेल्फ लव विदाउट एम्पैथी इज़ नार्सिसिज्म. ओके. आई डोंट केयर तेरे को क्या फील हो रहा है, या. मुझे ये चाहिए. वो फिर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के साइड जा रहे हो. वो सेल्फ लव नहीं कहेंगे. Right. नहीं, मेरे बर्थडे में तूने स्ट्रॉबेरी केक क्यों नहीं दिलाया, इसीलिए अभी आई डोंट वांट टू स्पेंड माय बर्थडे विथ यू. उसने बाकी जो भी किया दैट गोज एब्सोल्युटली इन वेन. राइट. सेल्फ लव इतना होना चाहिए कि आप खुद को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करो, ना कि आपका सेल्फ लव लोगों के लिए नेगेटिविटी हो जाए. You are important for yourself. You are also important in a way that you don't damage other people. It is your social responsibility as a human being. राइट. तो बाउंड्री सिर्फ नेगेटिविटी आने से रोकने में नहीं रखनी है, यहाँ से आउटगोइंग भी नहीं होना चाहिए. ओके. मैं को तो भाई मेरी मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी है, तो तुम लोग सब जाओ तो मुझे तो पिज्ज़ा ही खाना है. नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स अ 2-way थिंग. राइट. टेल मी, डू आई नीड थेरेपी? I mean, अगर if you are saying in the context कि do you have any mental issues, clear do you need therapy, I don't think so. But therapy I would say everybody needs. Okay. Every therapist needs therapy. Every psychiatrist needs therapy. क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशनिंग हो रहा होता है, हम कुछ तरीके से बिहेव कर रहे होते कुछ सालों से, उसकी वजह से हमारे साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा होता है. एंड वी सेल्डम हैव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इन आवर लाइफ. राइट. या तो मेरे आसपास कौन है, या तो मेरे लव्ड वंस है, या तो जो मुझे नहीं पसंद है वो है. जो लोग मुझे नहीं पसंद करते वैसे लोग हैं. लव्ड वंस में कुछ भी करूँगा, हाँ सही है सही है. जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मैं कुछ भी करूँगा, वो लोग नेगेटिव ही बोलेंगे, क्रिटिकली चीज़ें बताएंगे. न्यूट्रल ओपिनियन से मुझे मेरा मिरर दिखेगा, और वो कहाँ मिलेगा? एक एक्सपर्ट के पास. ओके. दे केयर अबाउट यू विदाउट नॉट केयरिंग अबाउट यू. सो वो आपको न्यूट्रली सुनेंगे, वो आपको, एंड जब आप बोलोगे ना उनके सामने, उसको कहते हैं हम कैथारसिस. कैथारसिस या वेंट आउट करना इज समथिंग जिसमें आप बोल रहे हो एंड आपके बोलने पे आपको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलत जा रहे हो लाइफ में. एंड थेरेपिस्ट आर ट्रेन्ड कि वो सुन पाए, वो चीज़ें आपको मिरर में दिखा पाए, ना कि जज करे, ना विदाउट जजिंग. एंड ये दोस्तों से नहीं होता. मैं अपने दोस्त को, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, आई एम अ थेरेपिस्ट, मैं अपने दोस्त को जज करूंगा ही, क्या कर रहा है, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है. बट अगर नॉट अ फ्रेंड, बट वो कोई इंसान मेरे क्लिनिक पे आया, बात कर रहा है, आई विल नॉट जज, आई विल नॉट बी एबल टू जज. वी आर ट्रेन्ड टू नॉट जज. तो वो मिरर आपको दिखेगा, जिससे आप सेल्फ अवेयर होगे. सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस. ओके. मुझे पता ही नहीं है मेरे में क्या गलत है क्या सही है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, तो मैं क्यों चेंज करूँगा. मैंने अपने आसपास के लोगों को पूछा, सही तो है यार, तू सही तो है यार, कुछ पता ही नहीं चला. थेरेपी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. सेल्फ अवेयरनेस एंड देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मैं बहुत सारे रैश डिसीजंस, गलत डिसीजंस, सही पर गलत डिसीजंस लेने पे जो नुकसान होता है वो मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ. अलॉन्ग विद दैट बहुत अंदर जो हो रहा होता है वो निकल जाता है. सो थेरेपी हेल्प्स लाइक एनीथिंग. एवरीबॉडी. गॉट इट. सो एवरीबॉडी नीड्स अ थेरेपी. एवरीबॉडी शुड टेक थेरेपी. हाँ. Nice, nice. Tell me, why do you think that today's generation is more open about mental health issues than the parents' generation or maybe their parents? See, एक तो issues बढ़ रहे हैं, सेकेंड अवेयरनेस बढ़ रही है. अवेयरनेस बढ़ने की वजह से issues recognize हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि issues बढ़ रहे हैं. थर्ड, फास्ट पेस्ड लाइफ है. शायद आज से 100 साल पहले डिप्रेशन की वजह से या स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से किसी का 1 साल बिगड़ा लाइफ का, तो उनको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उतनी फास्ट पेस्ड लाइफ नहीं थी. अभी अगर 1 महीना भी कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो ऑफिस में से जॉब जा सकती है, EMI के इश्यूज आ सकते हैं, मल्टीपल implications. तो they cannot afford, we cannot afford losing a lot of time. Awareness because of social media. Awareness because we have started to recognize, we are becoming more self-aware.
बट लाइक आई सेड अवेयरनेस अभी भी पार्शियल ही है, अभी भी कंप्लीट अवेयरनेस साइड हम नहीं ही पहुँचे हैं, राइट पर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. राइट इसीलिए लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स अभी अवेयरनेस ज़्यादा है. बट देयर वॉज दिस गैप कि अभी का जो जनरेशन है वो काफ़ी ओपन अप हो चुका है. दे आर नॉट जजिंग देमसेल्फ ऑल्सो. अगर उनको थेरेपी के लिए जाना हो, अगर इफ़ दे वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज विद देयर फ्रेंड्स और एनीवन, दे आर ओपन अबाउट इट. पेरेंट्स के जनरेशन में वैसे नहीं होता था. दे यूज्ड टू टेक इट एज अ मेंटल इलनेस. इट इज़, आई वुड से, एन इलनेस. Yeah. वी शुड टेक इट एज एन इलनेस. ओके. पर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना है. आज भी अगर पेरेंट्स को बताएंगे कि यार मेरे को जाना है, थेरेपी लेना है, या मुझे जाना है का डॉक्टर को दिखाना है, एक्सप्रेशन आ जाएंगे, Right. चेहरा अलग हो जाएगा. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता. डिनायल, पार्शियल डिनायल आ ही जाएगा. राइट. अपनी जनरेशन में, ये नेक्स्ट जनरेशन में शायद अवेयरनेस बढ़ा है. अवेयरनेस किसी भी चीज़ का कैसे बढ़ता है? जब वो चीज़ करने पे लोग जज नहीं करते, तब एनकरेजमेंट होता है. ट्रू. जब वो करने पे अच्छा रिजल्ट मिलता है, फ़ायदा होता है रादर देन नुकसान, तब अवेयरनेस बढ़ता है. सो ग्रेजुअली जो रिकग्निशन, जो अवेयरनेस बढ़ा है, उसकी वजह से लोगों को ही फ़ायदा हुआ. तो जो फ़ायदा हुआ उसकी वजह से वो और एनकरेज हुए ये करने के लिए. लोगों को बोला भाई ये करो यार, काम लगता है, नहीं नुकसान होने वाला तुम्हारा कुछ. अदर देन पीपल शायद जजिंग यू, अदर देन दैट और कुछ नुकसान नहीं होने वाला, रादर फ़ायदा होने वाला. जो 6 महीने तुम्हारे बिगड़ने वाले थे डिप्रेशन की वजह से, वो शायद 1 महीने में ठीक हो रहे हो. राइट. 1 महीने में फंक्शनल हो रहे हो वापस. ट्रू. तो ये जो फ़ायदा हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सोसाइटी में. तो लोग एक दूसरे को बता रहे हैं. What advice would you give to somebody, who is struggling with mental health but also hesitant to seek help? Recognize your condition. Don't feel ये कुछ अलग हुआ है. It is an illness like any other conditions, like diabetes, like blood pressure, like hernia, like typhoid. It is an illness. आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलो भाई मुझे ये ठीक कर दो. राइट. आपको ठीक होना है. बहुत टाइम तक आपको जो लगा, एंड अभी भी शायद लग रहा है कि आप ये कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, वो आपके साथ हो रहा है. बहुत टाइम तक आपको जो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कर दूंगा, मेरे कंट्रोल में है, अगर इतना टाइम हो गया है तो अब मान लो कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आप ये नहीं कर रहे हो. देयर आर एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड, हु लर्न थिंग्स टू ट्रीट दिस. उनका भरोसा करो. शर्म मत फील करो यार. दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट. You should, there is no reason to be embarrassed about. You can not feel sad when you have depression, when you have anxiety. You can not feel restless या this anxious. तो वो आपके हाथ में नहीं है. आपने सब ट्राई कर लिया, अभी भी नहीं हो रहा है, जाओ एक्सपर्ट के पास, वो मदद ही करेंगे. Right. वो कुछ नुकसान नहीं करते. डॉक्टर्स है सींग नहीं है हमारे उस पर. क्या ही नुकसान होगा आपका जाके. Right. फ़ायदा ही होगा. तो रिस्क लो. एंड ये जो लोग हैं ना जो जज करते या आपको जो लग रहा है कि जज कर रहे हैं, वो आप डिप्रेशन की वजह से अगर ऑफिस नहीं जा पाओगे और फिर जो पैसे घर पे नहीं आएंगे और वो नुकसान होगा ना, वो भरने के लिए वो नहीं आने वाले. राइट. तो नुकसान वो डर की वजह से आप ही खुद का ज़्यादा कर रहे हो. सो टेक हेल्प एज सुन एज यू कैन. सो टेक हेल्प एज सुन एज यू कैन. अभी 2 साल से डिप्रेशन हो गया है, तो उसमें से निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर 6 महीने पे चले गए दिखाने के लिए, तो वो जल्दी निकल जाओगे. सो कमिंग टू एन एंड ऑफ द पॉडकास्ट, वन लास्ट क्वेश्चन. ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस है या टिप्स है दैट यू वुड सजेस्ट टू आवर ऑडियंसेस, who are dealing with mental health issues and they can incorporate these practices in their daily routine? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे मत जाओ. खाना खा लेता हूँ मुझे अच्छा लगेगा, ये वाला इंस्टाग्रामेबल खाना है, ये मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मैं वीडियो देख लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे मत जाओ, सस्टेनेबल ग्रेटिफिकेशन पे या ग्रोथ पे जाओ. फिजिकल एक्टिविटी ओके मैंडेटरी कर दो लाइफ में. ये टेक्नोलॉजी पिछले 20 साल से ही आई है कि बैठे बैठे सब हो रहा है. एंड जो वेहिकुलर मूवमेंट इतनी फास्ट हो गई वो पिछले मैक्सिमम 50 साल से आई है. Right. उसके पहले हज़ारों सालों से हम मजदूरी ही करते थे. 50-50 किलोमीटर में भी जाते थे, भागते थे, खाना लाने, पानी लाने. तो आवर बॉडी इज़ यूज्ड टू, अडेप्टेड टू फिजिकल एक्टिविटी. वो अब नहीं मिलने पे इम्प्लीकेशंस आएंगे.
बॉडी ख़राब हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है तो दो खुद को। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो जहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ रही है, तो कुछ ऐसा कर लो, जिम कर लो, घर पे एक्सरसाइज कर लो, पुशअप्स कर लो, मजदूरी करो, बॉडी को हिलाओ। Got it. दिस इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी मैं बोल रहा हूँ। दीज टू थिंग्स आई वुड से। एंड डोपामिन खाने में से, अच्छा लगाना खाने में से, या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में से, इंक्लूडिंग सब्सटेंस, इंक्लूडिंग फ्लिंग्स या हुकअप्स, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया में से मत करो। ये लास्ट नहीं करेगा। ये जो हाइप आएगी ना, जो हाई आएगा ना, वो फटाफट लो में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। Got it. Cool. Thank you so much for coming and thank you so much for doing this. Thank you so much It for having was me. lovely having a candid conversation with you. Thank you so much for having me. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है देन आई हैव कंप्लीटेड माय गोल एंड आई एम ग्रेटफुल। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। सो शो अस सम लव इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विटी एंड वाइस।